हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डिटेल एनालिसिस के वीडियो की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर इन जीएसटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स बिजनेस और ऑपरेटर क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस स्ट्रक्चर, यानी कि सर ई कॉमर्स का बिजनेस किस तरह से होता है, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे कैसे होते हैं, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर या ई कॉमर्स सप्लायर्स जो भी सप्लाई करता है क्या उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट कब होती है, जीएसटी लाइबिलिटी दैट मीन्स कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर और सप्लायर पर जीएसटी की लाइबिलिटी किसकी आती है ये हम देखेंगे। टीसीएस प्रोविजंस हमने तो देखा होगा, सर सुना भी होगा कि टीसीएस कलेक्ट किया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के बिजनेस में, वो कैसे किया जाता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यानी कि सर यहाँ पर इसका टैक्स किस तरह से चार्ज किया जाएगा, सप्लायर किस तरह से टैक्स कलेक्ट करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कमीशन कैसे डिडक्ट करेगा, ये सब केस स्टडी आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप न्यू व्यूवर हैं हमारे इस चैनल पे तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम जैसे ही कोई अच्छा सा वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि सर व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सर अगर हम कोई भी पोर्टल के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं या फिर सर्विस सप्लाई करते हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स का एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं अमेजोन, यानी कि अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहां से एक परचेजर अपना ऑर्डर देता है और जो सप्लायर्स होता है वो अपने गुड्स की सप्लाई उस परचेजर तक करता है। तो ये जो पोर्टल है इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आज के मार्केट में, मीशो आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, जैसे फूड की बात करें तो हम स्विगी, जोमेटो, ये सब क्या है सर, ये सब ई कॉमर्स है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर का सिंपल्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स पर्सन हु ओन्स, ऑपरेटर और मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी टू प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेक्शन 245 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। यानी कि ये जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाते हैं। और ई कॉमर्स का मतलब कि ऑनलाइन अगर आप कोई गुड्स या सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं इसको ई कॉमर्स कहते हैं। और जो पर्सन्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनका डिजिटल वेबसाइट है उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है। यानी कि अमेजोन से एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, मीशो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। लेकिन सर जो गुड्स की सप्लाई करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स की सप्लाई नहीं करता, सप्लाई कौन करता है, कोई और पर्सन करता है, तो वो सिंपल सप्लायर कहा जाता है, इसको ई कॉमर्स नहीं कहते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब आपको समझ में आ गया। मीशो, अमेजोन से ये क्या होते हैं सर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है अमेजोन, यहाँ पर ये बायर है, बायर ने ऑर्डर दिया अमेजोन के, यहाँ पे कोई अमेजोन के साइट पे गए, वहाँ पर उनको कोई अच्छी चीज़ लगी, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, अमेजोन ने ये ऑर्डर रिसीव कर लिया। अब जो ऑर्डर्स उसको रिसीव हुआ ये ऑर्डर सप्लायर्स को देंगे। अमेजन किसको प्रोवाइड करेगा, सप्लायर्स को करेगा। बायर नहीं जानता है कि सप्लायर कौन है, लेकिन अमेजोन से ये गुड सप्लाई करेगा सप्लायर को, और ये सप्लायर्स गुड्स डिलीवर करेगा जिन्होंने गुड्स ऑर्डर दिया है, यानी कि जिसका एड्रेस अमेजोन पे उन्होंने प्रोवाइड किया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन 30 तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से ट्रांजैक्शन, 3 पार्टीज यहाँ पे है। एक, ऑर्डर जो दे रहा है वो इस पे इंक्लूड है। दूसरा, बीच की जो मीडिएटर है, मीडिएटर का मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये मीडिएटर का काम कर रहा है, दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। और तीसरा यहां पर अगर देखें तो सप्लायर काम कर रहा है। अब सर यहां पर पार्टी 3 है लेकिन ट्रांजैक्शन यहां पर 2 हो रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन ये होता है कि सर उन्होंने जो ऑर्डर दिया अमेजोन ने ऑर्डर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने गुड्स ट्रांसफर कर दिया ऑर्डर को, यानी कि एक सप्लाई तो ये हो गई, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, सप्लायर्स ने जिसने भी ऑर्डर किया था उसको गुड्स डिलीवर किया। तो यहां पर जीएसटी के केसेस में 2 ट्रांजैक्शन है। जब से पहला जीएसटी में सप्लायर्स ने ऑर्डर को, जिस पर्सन ने ऑर्डर दिया उसको सप्लाई किया। दूसरा यहां पर ये होता है कि सर ये जो अमेजोन है ये क्या करेगा, ये कमीशन चार्ज करेगा। किससे चार्ज करेगा सर, जिसने गुड सप्लाई किया है, जिसको ये ऑर्डर दे रहा है, जिसको ये ऑर्डर दे रहा है उस पर कमीशन चार्ज करेगा। तो यहां पर 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों ट्रांजैक्शन को कैसे रिलेट करते हैं ये हम आगे कवर करते हैं। तो ये एक नॉर्मली बिजनेस स्ट्रक्चर होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर में।
अब हम बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मतलब सर ये कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किसको कराने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जो ओला, उबर, ये क्या है सर, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। As per the provision of CGST Act 2017, e-commerce operator must obtain GST registration in respective of the value of supply made by them. सर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कोई भी है जो ऑनलाइन अगर कोई सेलिंग परचेसिंग का काम कर रहा है, वो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मैंडेटरी करवाना होगा। यहां पर सर आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है, यहां पर आपके कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। किसके लिए? ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर को फॉर एग्जांपल अभी मीशो आया, मीशो ने सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, इसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा। अब बात करते हैं सर सप्लायर्स की, यानी कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो गुड्स की सप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है और बीच में अमेजोन है और यहां पर सी रिसीवर है। तो ए क्या कर रहा है सर, एक गुड्स की सप्लाई कर रहा है अमेजोन के थ्रू, सी को कर रहा है। तो ये क्या है सर, ये सप्लायर। तो उसके सप्लायर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या नहीं है, देख लेते हैं। एनी पर्सन वो सप्लाइज गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या तो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या फिर सर्विस की, मस्ट कंपल्सरी रजिस्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। मतलब सर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने गुड्स की सप्लाई करते हैं, उनको भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर हो गया? हाउएवर पर्सन मेकिंग द सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक सर्विस एज पर टेबल ए बिलो, यानी कि सर ऐसी कोई सर्विस जो हमारे टेबल ए हम यहां पर अभी देखेंगे, जो वो उनके लिए सर ये जो एग्जाम कंपलसरी जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। यहां पर उनके लिए कुछ एग्जाम्शन भी दे रखे हैं। वो कौन कौन सी सर्विस है हम देखते हैं। आर अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 65 2017 सेंट्रल टैक्स, 15 नवंबर 2017 नोटिफिकेशन, 10 2009 सेंट्रल टैक्स एंड 17 मार्च 2019। ये कुछ नोटिफिकेशन इसके बाद में आए थे। इसके थ्रू ऐसी 3 सर्विसेज जिस सर्विस पर थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है, यानी कि उनको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है। बाकी सबको, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उनको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं ये सर्विस की बात कर रहे हैं। क्लियर? देखते हैं हम वो कौन कौन सी स्कीम है। अब बात करते हैं सर व्हेन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे जीएसटी। मतलब सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग, उनके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी कब आएगी? ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इज टेकन बिटवीन द 3 पार्टीज। यहां पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, अभी हमने देखा। एक होता है सप्लायर, एक होता है बायर और एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लाई जो गुड्स की सप्लाई करता है, बायर जो गुड्स का परचेज करता है और ई कॉमर्स जो मीडिएटर का काम करता है। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी प्रोविजन देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ट्रांजेक्शन। यहां पर हमने देखे थे 2 ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन कौन से? बिटवीन द सप्लायर एंड बायर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और दूसरा between the supplier and e-commerce operator for commission charges for the use of marketplace। यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे अमेजोन है, ये जो जिसने भी गुड्स सप्लाई किया इस पर क्या करेगा? कमीशन लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई भी गुड्स 1000 रुपीज़ का सेल्स किया, ये बोलेगा सर 10% कमीशन मेरा, बाकी के 900 रुपये आपके, 100 रुपीज़ मेरे। इसी तरह से ये अमेजोन और ये लोग कमाते हैं। जीएसटी ऑन इन कॉमर्स ऑपरेटर इज चार्जेड ऑन बोथ द ट्रांजेक्शन। इन दोनों ट्रांजेक्शन पे जीएसटी चार्ज होगा। वो हम लास्ट में जो केस स्टडी होगी उसमें हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सर जीएसटी किस तरह से चार्ज होता है। देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएस 2017, 5 सबसेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2000 वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सर यहां पर हम सिंपल सी बात करते हैं, यहां पर आपको क्लियर कर देते हैं। यह है कि सर अगर कोई गुड्स की सप्लाई करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बायर को, अब यहां पर सर जीएसटी कौन पे करेगा? इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? तो सर इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? ये सप्लायर जीएसटी पे करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में यह बोला हुआ है कि जो सप्लायर है, जो गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई कर रहा है, वो जीएसटी पे नहीं करेगा। उसके बिहाफ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम के थ्रू सप्लाई का जीएसटी पे करेगा। आई बात समझ में आपको? अगर हम गुड्स की बात करते हैं तो जो भी सप्लायर है उसको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है और वो ही टैक्स पे करेगा। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर 3 ऐसी सर्विसेज दे रखी है, उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना है आरसीएम के थ्रू।
यानी कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहां पर ये आपका टेबल्स है, टेबल्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फास्ट बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स। अगर किसी पर्सन ने कोई गुड्स का ऑर्डर दिया, यानी कोई प्रोडक्ट है जिसको मेजर कर सकते हैं 1 पीस 2 पीस इस टाइप से, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और ये ए फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर्स है, ए फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर्स है। तो जब गुड्स की बात आती है तो सप्लाई से रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, इसमें जो भी सप्लायर होगा उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना है। और उस पर टैक्स कौन पे करेगा, तो सप्लायर, सप्लायर जैसे नाइक, एडिडास, ये क्या करेंगे सर, ये अपना टैक्स पे करेंगे। जो भी गुड सप्लाई करेगा, ये जो गुड सेल्स करेगा, जिस प्लेस से गुड सेल्स हो रहा है वो पर्सन जीएसटी पे करेगा, वो जीएसटी लायबल है पे करने के लिए। पहली चीज किसके अंदर, गुड्स के अंदर। यहां पर आपको क्लियर कर देते हैं, गुड्स में जो भी टैक्स पे करेगा वो सप्लायर पे करेगा, इस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं सर होटल एग्रीगेटर, यानी कि सर ओयो या मेक माई ट्रिप, जहां के थ्रू हम होटल बुक करते हैं, उसके पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ द होटल इज मोर देन 20 लाख 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सर अब सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हमने ओयो के थ्रू फॉर एग्जांपल ए कोई पर्सन है जिसकी होटल है, ए एक पर्सन है जिसकी होटल है, उसने क्या किया हुआ है सर, ओयो से अपना टाइप कराया हुआ है, ओयो से उन्होंने टाइप किया हुआ है। बी पर्सन है, उसने ओयो की साइट से ये होटल बुक कर दी, ओयो की साइड से ये होटल बुक कर दी। और इस कंडीशन में ये जो ए है, जो होटल का मालिक है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या सर, उसके लिए ये जो लिमिट है वो है 20 लाख रुपीस। सर्विस के केसेस में आता है 20 लाख रुपीस ऐसे उसका टर्नओवर होता है, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 10 लाख से। अगर इतना से आपका क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। हालांकि आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो हम बात कर रहे थे, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अब सर यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा, इस केसेस में जीएसटी कौन पे करेगा, इफ होटल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ई कॉमर्स। मतलब सर अगर जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपीज है, किसी होटल के मालिक का टर्नओवर 20 लाख रुपीज है और उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया है, तो होटल पर्सन ओयो यानी कि जो पर्सन है जैसे ए है, ए जीएसटी पे करेगा। लेकिन सर किसी केसेस में यह है कि छोटी होटल है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस समय ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके जीएसटी पे करेंगे आरसीएम के थ्रू। इसमें कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा आरसीएम के थ्रू। क्लियर हो गया। सेकंड हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर बात करते हैं कैब एग्रीगेटर। कैब का मतलब होता है उबर, ओला, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे प्लेस पे हम जाते हैं। उसमें क्या होता है सर, उन्हीं के लिए भी सेम रूल्स है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर ओनली इफ कार ओनर्स टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख और 10 लाख स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट। मतलब यह है कि अगर किसी की कार है, फॉर एग्जांपल एक ही है, एक पर्सन है, एक ही कार है, जैसे उसने कोई स्विफ्ट डिजायर है, उसने क्या किया है सर, उबर से टाइप किया हुआ है। उबर पे कोई भी ऑर्डर आता है, उबर ए को देता है। अब ए के लिए एप्लीकेबिलिटी क्या है सर, ए को रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या, तो उसके लिए देखा जाएगा कि 20 लाख रुपीज का उसका टर्नओवर होना चाहिए साल का। इसके ऊपर है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा, नीचे है अगर करवाना चाहते तो करवा भी सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो इस केसेस में क्या है सर, कैब एग्रीगेटर इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कार ओनर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। सर ओला और उबर, इस केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना है, यानी कि उबर और ओला को ही टैक्स पे करना है। यहां पर जो ओनर पर्सन है, कार का जो ओनर है, उसको टैक्स पे करने की बिल्कुल नीड नहीं है। आई होप कि आपको यहां पे क्लियर हो रहा है इजी तरीके से। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स में जो सप्लाई कर रहा है गुड्स, उसी को टैक्स पे करना है। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है। होटल एग्रीगेटर में अगर आपका 20 लाख रुपीज का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आप टैक्स पे करोगे, नहीं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि ओयो या मेकमाई ट्रेड आरसीएम के थ्रू पे करेंगे। कैब एग्रीगेटर उबर ओला के अंदर जो कार ओनर है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख रुपीज की लिमिट है, लेकिन कंपलसरी यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा, यहाँ पर सिर्फ उबर और ओला ही टैक्स पे करेंगे आरसीएम के थ्रू। हाउस कीपिंग सर्विस और एग्रीगेटर, अगर कोई अर्बन क्लैप या हाउस जो इस टाइप की कोई हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए भी 20 लाख रुपीज 10 लाख की लिमिट है। और सर्विस प्रोवाइडर इफ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स जीएसटी के लिए लायबल है, अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी के लिए लायबल है। तो यहां पर सर सभी केसेस आ जाता है। गुड्स के केस में कोई भी गुड्स है, अगर सप्लायर ही टैक्स पे करेगा उसको जीएसटी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। होटल के केसेस में वो पर्सन जो पर्सन गुड्स की सप्लाई यानी कि होटल की सर्विस दे रहा है उसको रजिस्टर्ड है तो वो
जीएसटी के लिए लाइबल है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ओला उबर में ओला और उबर को ही टैक्स पे करना है, कार ओनर को बिल्कुल टैक्स पे नहीं करना। और हाउस कीपिंग के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड है तो इसके अंदर आपके ये सभी सर्विसेज और गुड्स यहां पर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं आगे जीएसटी लाइबिलिटी। तो यहां पर हमने देख लिया जीएसटी ऑन एंटायर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाइड, जीएसटी शेल बी पेड बाय सप्लायर एक्सेप्ट इन केस ऑफ सर्विस स्पेसिफाइड सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सभी केसेस में सप्लायर को ही टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, एक्सेप्ट सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। वो कौन कौन सी है, ये तीन हमने देख ली थी। होटल एग्रीगेटर, कैब एग्रीगेटर, होटल एग्रीगेटर, कैब एग्रीगेटर और हाउस कीपिंग की सर्विस में, इन तीन केसेस में यहां पर कैब एग्रीगेटर ही टैक्स पे करेगा। ये तीन केसेस में कौन है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टैक्स पे करेगा। जीएसटी ऑन कमीशन वैल्यू अदर चार्जेस अर्न बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेटफॉर्म सेलर, जीएसटी पेल बी ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब सर यहां पर हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सप्लायर से जो भी कमीशन चार्ज किया, यानी कि सर उन्होंने बोला कि आप ये 1000 रुपीज का जो भी गुड सप्लाई करते हो उसमें से 10% मेरा, यानी कि 100 रुपीज मेरा, ये जो कमीशन है उस कमीशन पर भी ये 18% जीएसटी चार्ज करेगा। 18% जीएसटी चार्ज करेगा, यानी कि ये 1888 रुपीज का 1882 रुपीज किसको देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर्सन को देगा, उसका कमीशन और टैक्स काट के। क्लियर हो रहा आपको यहां तक? चलिए अब बात करते हैं सर टीसीएस प्रोविजंस, यानी कि सर टीसीएस क्या होता है। टीसीएस का सिंपल सा फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक होता है टीडीएस, जो टीडीएस टैक्स डिडक्ट किया जाता है, और यहां पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। कौन कलेक्ट करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स करता है। किस केसेस में, सप्लायर्स पे। यहां पर बायर का कोई मतलब नहीं है सर, यहां पर सप्लायर और ई कॉमर्स ऑपरेटर के बीच का ट्रांजेक्शन है। वेयर कंसिडरेशन इज पेड बाय द बायर, कंसिडरेशन अगर बायर पे करता है इन अ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड इज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स सप्लायर। सर जो भी हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट किसको जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स सप्लायर को उसका कमीशन और ये सब काट के पेमेंट करता है। द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्शन एट सोर्स, यानी कि टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू द ऑनलाइन मार्केट प्लेस। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि अगर हमने कोई 1000 रुपीज का ऑर्डर दिया, अभी टैक्स की वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगी, 1000 रुपीज का हमने जो भी ऑर्डर दिया उस पर 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करेगा। कौन, ई कॉमर्स ऑपरेटर। किससे कलेक्ट करेगा, सप्लायर से, जो उनसे अटैच है उनसे टैक्स कलेक्ट करेगा। बायर का कोई मतलब नहीं है यहां पे। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मींस द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिड्यूसेस बाय द रिटर्न ऑफ गुड्स द सप्लायर्स ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर मंथ ड्यूरिंग ई कॉमर्स पोर्टल। अब सर यहां पर नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं सर, अमेजोन से या किसी से भी कुछ भी मंगवाते हैं और तुरंत हमें कोई पसंद नहीं आया तो हम क्या कर लेते हैं, ऑर्डर रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे रिटर्न होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, रिटर्न्स होते हैं, एक किसी पार्टी के साथ में ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो टोटल सेल्स माइनस रिटर्न, इन दोनों को फिगर को हम माइनस कर लेते हैं। जो फिगर आपका एंड ऑफ द मंथ में बच जाता है उस फिगर पे 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ओके, लेकिन यहां पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सर, जो रिफंड है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो रिटर्न है वो ज्यादा हो जाता है और सेल्स कम होता है। उस केसेस में क्या होता है, it is common e-commerce for buyers to return the goods have been purchased in case sales return supplier are more than sales in the calendar month। एक मंथ में अगर आपका रिटर्न सेल्स से ज्यादा है then e-commerce operator GST is not required to collect tax at the source। उस समय सर आपको TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। अगर आपका रिफंड सेल से ज्यादा है तो TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। दिस शॉर्टफॉल शेयर नॉट बी कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टेड द नेक्स्ट कैलेंडर मंथ। मतलब सर ये है कि अगर आपका रिटर्न ज्यादा है और सेल्स कम है तो ये जो शॉर्ट हो रहा है, रिटर्न जो ज्यादा है वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट नहीं होगा, ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आप जितना भी सेल्स करोगे उतना सेल्स के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। द टाइम लिमिट टू रेमिट द टीसीएस टू गवर्नमेंट बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कैलेंडर मंथ। मतलब सर ये है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लायर का टीसीएस कलेक्ट करते हैं वो पेमेंट 10 days के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को गवर्नमेंट को पे करना होता है। कौन से रिटर्न में करते हैं ये हम अभी इस वीडियो में देखते हैं। तो आपको टीसीएस का प्रोविजंस क्लियर हो गया। हाउ कैन सप्लायर क्लेम क्रेडिट ऑफ टीसीएस, यानी कि सर सिंपल, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सप्लायर से जो टीसीएस कलेक्ट किया हुआ उसका क्रेडिट सप्लायर कैसे लेगा। टीसीएस डिपॉजिट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर विल अपीयर इन जीएसटीआर 2A 2B।
सर GSTR 2A 2B में पार्ट सी में आपको दिखता है, ऑन द GST पोर्टल ऑफ द सप्लायर कैन यूज TCS क्रेडिट डिस्चार्ज दैट GST लाइबिलिटी। जो TCS ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर डिपॉजिट करता है, तो सप्लायर के GSTR 2A 2B में दिखता है, वहां से वो अपनी GST लाइबिलिटी को पे करने में यूज कर सकता है। क्लियर हो गया? विच रिटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब सर यहां पर हम देखते हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन सा रिटर्न फाइल करता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करेंगे, नॉर्मल जो भी रिटर्न्स होता है सिमिलर टू अदर टैक्स पेयर एवरी मंथ। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट कॉल्ड GSTR 8। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए GSTR 8 है। दिस स्टेटमेंट शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिलीवर बाय सप्लायर्स टू द मार्केट प्लेस। मतलब सर ये है कि सप्लायर के थ्रू उन्होंने कितना कितना गुड सेल्स किया, उसके लिए GSTR 8 फाइल करना पड़ेगा उनको। अब GSTR 8 कल फाइल करना है। TCS ड्यूरिंग द कैलेंडर मंथ GSTR 8 शुड बी सबमिटेड विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिलेवेंट कैलेंडर मंथ। यानी कि सर जब भी आपने टैक्स TCS कलेक्ट किया, जो भी गुड्स की सप्लाई की, GSTR 1 GSTR 3 भी तो जो भी नॉर्मल डेट होती है उसके हिसाब से, और GSTR 8 और आपका जो भी TCS है वो आपको नेक्स्ट मंथ की 10 डेज से पहले पहले आपको पे करना। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट रिटर्न कॉल्ड GSTR 9B। जिस तरह से नॉर्मल टैक्स पेयर GSTR 9 फाइल करता है, उसी तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर GSTR 9B फाइल करता है बाय द 31st ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच ट्रांजेक्शन हैव टेक प्लेस एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी कि ये जितनी भी डिटेल्स है, ये सभी डिटेल्स GSTR 9B के अंदर वो एनुअली प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर हमने ये देखा कि सर TCS की क्रेडिट कैसे मिलेगी, और साथ में हमने ये भी देखा कि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सा रिटर्न फाइल करना है। अब यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। के अनुसार नंबर 1, वेयर अ सप्लायर सेल एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर कोई सप्लायर्स एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है या जीरो टैक्स गुड्स की सप्लाई करता है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देन नॉट टैक्स शैल बी कलेक्टेड सोर्स एट द नेट पेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स इज नील। मतलब सर यह है कि अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या नील रेटेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो उस समय ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, TCS provision are not applicable when GST is payable under the reverse charge mechanism। जैसे हमने अभी बात की थी ओयो की, ओयो में या फिर हमने कैब एग्रीगेटर की बात की थी, उसमें है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और RCM के थ्रू टैक्स पे करना पड़ रहा है किसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो उस समय सर टैक्स TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। There is no requirement of TCS if the supplier sell their product through their electronic portal। सर अगर कोई सप्लायर्स अपने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के थ्रू अगर किसी को कोई गुड सप्लाई करता है, तो उस समय TCS का कोई प्रोविजंस नहीं है। अगर वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट उसके थ्रू अगर सप्लाई करता है, तो वो 1% TCS कलेक्ट करेंगे। एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट अलाउड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। TCS प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। ये सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस पे TCS एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? चलिए सर अब हम बात करते हैं यहाँ पे केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी से आपको ये जो भी हमने डिटेल्स में समझा, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सर राम एक पर्सन है, राम ने 15,000 रुपीज का एक मोबाइल ऑर्डर किया यहाँ पे अमेजोन से उन्होंने एक 15 सैमसंग का मोबाइल ऑर्डर किया, उसको अच्छा लगा मोबाइल और उन्होंने ऑर्डर कर दिया 15,000 रुपीज का। सैमसंग ने क्या किया सर, सैमसंग ने ये ऑर्डर दे दिया इस शॉप को, फॉर एग्जांपल XYZ शॉप को 15,000 रुपीज का ये जो मोबाइल्स है, ये मोबाइल्स का ऑर्डर मिला अमेजोन के, और अमेजोन ने XYZ जो उससे टाइप किया हुआ था, यानी कि ये जो सप्लायर्स था उसको उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब XYZ ने ऑर्डर पास कर दिया, यानी कि उन्होंने गुड्स डिलीवर कर दिया, उसको मोबाइल भी मिल गया। उसको क्या मिल गया सर, मोबाइल भी मिल गया। अब सर इन तीन सिचुएशन में इससे राम ने ऑर्डर दिया अमेजोन ने ऑर्डर दिया सप्लायर को, और सप्लायर ने गुड्स डिलीवर कर दिया राम को। तो इस केसेस में GST कैसे लगेगा ये हम देखते हैं। ध्यान से समझना, इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर गुड्स की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपीज।
जो राम ने अमेजोन को ऑर्डर किया था उसकी वैल्यू थी 15,000 रुपीज। अब क्या करेगा सर, ये जो सप्लायर है XYZ, जो सप्लायर है गुड्स की सप्लाई करता है, ये उससे कैसे, एक तो सेल्स वैल्यू ऑफ मोबाइल के 15,000 रुपीज चार्ज करेगा, लेगा उससे, साथ में उस पर 12% का GST चार्ज करेगा। कौन? XYZ चार्ज करेगा। कितना परसेंट से? 12% से। तो 1800 रुपये कौन चार्ज करेगा? सप्लायर्स चार्ज करेगा XYZ, और 15,000 16,800 रुपये में राम को गुड सेल्स करेगा। ये राम को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? राम को पेमेंट करना पड़ेगा 16,800 रुपीज। वो किसको पे करेगा? अमेजोन को। तो अमेजोन को मिल गए 16,800। कितने मिल गए? 16,800। अब क्या करेगा अमेजोन? इस 16,800 में से कमीशन चार्जेस फ्रॉम सप्लायर बाय अमेजोन, यानी कि सर अमेजोन अब इस पे कमीशन चार्ज करेगा। कमीशन कौन सी वैल्यू पे? बेसिक वैल्यू पे, यानी कि जो भी टैक्सेबल वैल्यू होती है उस पे कमीशन चार्ज करेगा। तो बेसिक वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 15,000। वो बोल रहा है कि सर मैं 10% कमीशन लूंगा। तो 15,000 का 10% सर 1,500 रुपीज होता है। अब कमीशन पे भी वो 18% टैक्स चार्ज करेगा। कौन चार्ज करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कमीशन ले रहा है उस पर 18% टैक्स चार्ज करेगा। तो GST चार्ज ऑन कमीशन रुपीज 18%। तो 1500 का 18% होता है 324। कितना होता है सर? 324। तो ये तो उन्होंने अपना कमीशन लिया 1,500 रुपये और उस पर 18% का टैक्स चार्ज कर लिया। अब साथ में सर अमेजॉन TCS कलेक्ट करेगा। किससे करेगा? सप्लायर से। कितना परसेंट? 1%। वो 1% की वैल्यू ये बेसिक वैल्यू मानी जाएगी। तो 15,000 का 1% होता है 150। अब हम तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को फिगर को ऐड करते हैं। ये फिगर हम 16,800 रुपीज में से माइनस कर देंगे। तो 14,826 रुपया अमेजॉन अब सप्लायर को पेमेंट कर देगा। कितना पेमेंट करेगा? 14,826। ये किसको पेमेंट करेगा सर? ये पेमेंट कर देगा सप्लायर्स को। अब 1,500 रुपीज तो उसका कमीशन हुआ, ये उसकी इनकम हुई। 324 और 115 ये टैक्स का अमाउंट है। ये टैक्स का पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर 10 तारीख से पहले पहले, यानी कि 10 से पहले पहले, और ये जो कमीशन है उसका पेमेंट GSTR 2B के 3B के अंदर वो अपनी 20 से पहले पेमेंट कर देगा। इसके लिए TCS के लिए GSTR 8 फाइल करना होता है नॉर्मली, और इसके लिए सिंपल यहाँ पे GSTR 3B फाइल करना होता है। तो ये GSTR 3B के फाइल करेगा, ये GSTR 8 के थ्रू ये 10 तारीख से पहले पहले फाइल करेगा। अब यहाँ पर तो ये 14,826 का पेमेंट उन्होंने कर दिया। अब सर ये जो सप्लायर है XYZ है, वो अपनी जो आउटपुट लाइबिलिटी है, यानी कि उन्होंने 1800 रुपीज का जो टैक्स कलेक्ट किया है राम से, उसका पेमेंट वो कैसे करेगा? वो उसका पेमेंट करेगा सबसे पहले तो उसकी आउटवर्ड लाइबिलिटी है सर 1800 रुपीज। ठीक है। अब उसने कमीशन पर जो टैक्स पे किया है 320 रुपीज 24 का जो कमीशन पे टैक्स किया है उसका ITC लेगा। साथ में उसने TCS भी पेड किया है 150, उसका भी ITC लेगा। तो नेट GST लाइबिलिटी बिफोर मोबाइल ITC। मोबाइल ITC का मतलब कि अगर उसने किसी भी पर्सन से मोबाइल परचेज किया होगा उस समय उसने जो भी टैक्स पे किया होगा उस टैक्स की लाइबिलिटी, यानी कि उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के पहले की लाइबिलिटी है 32,026। अगर उसने फॉर एग्जांपल हम ये मान के चले कि 1,300 रुपया उसने मोबाइल परचेस करते टाइम ITC पे की थी, तो यहां पर हम 1,300 रुपीज और माइनस कर देंगे। अब उनको 26 रुपीज का पेमेंट करने का रहेगा। कितना रहेगा सर? 26 रुपीज का पेमेंट GST लाइबिलिटी उनके ऊपर रहेगी। तो सर ये पूरा था ई कॉमर्स ऑपरेटर, पूरा डिटेल एनालिसिस था। आई होप कि यहाँ तक हमने जो कुछ भी कवर किया ये सही तरह से आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, यानी कि ये वीडियो ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में अगर आपको अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि सर आपको ये सीरीज कैसे चल रही है और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सर इसी चैनल पर इसी तरीके रिलेटेड डिटेल्स वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप पूरे यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे लेकिन इतना डिटेल्स वीडियो आपको सर नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ में आपको बोल सकता हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।